कक्षा 12वीं रसायन इकाई 2 विलयन। और आज हम देखेंगे द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब। तो अगर हमको द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब समझना है तो हमको समझना पड़ेगा कि द्रवीय विलयन क्या है और वाष्प दाब क्या है। तो ये वाष्प दाब को आपको अच्छे समझना है, क्योंकि इस यूनिट में आगे हम जितनी भी बातें पढ़ेंगे वो पूरी तरह से किस पे डिपेंड करता है, तो ये वाष्प दाब पे डिपेंड करता है। और वैसे ही रटना नहीं है, समझना है स्टेप बाय स्टेप। द्रवीय विलयन किसे कहते हैं, उसके बाद हमको समझना है कि द्रवीय विलयन का वाष्प दाब क्या होता है। अब द्रवीय विलयन कहाँ से आएगा, तो इस यूनिट का नाम क्या है, विलयन है। अब हमको इस यूनिट से संबंधित सारी बातों को याद कैसे रखना है उसको देखो। सबसे पहले हम क्या पढ़े, सबसे पहले हम पढ़े विलयन। विलयन किसे कहते हैं। उसके बाद हम पढ़े विलयन के घटक, विलेय और विलायक। तो विलयन के घटक हम पढ़ लिए, विलेय और विलायक। और इसके बाद हम पढ़े विलयन के सांद्रता को परिभाषित करने वाले शब्द। मतलब विलयन की जो सांद्रता है, विलयन की सांद्रता, इसको व्यक्त करने के लिए जिन जिन पदों की आवश्यकता पड़ती है, क्या क्या पढ़े हैं। द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, पीपीएम, फार्मलता, नॉर्मलता, ये सब हम पढ़े हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं विलयनों के प्रकार। तो अवस्था के आधार पे विलयन के प्रकार, अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार हम कहेंगे तो 3 प्रकार का होता है। ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैस विलयन। जब हम विलयन की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या रहता है, उसमें रहता है विलेय और विलायक। तो ठोस विलयन किसे कहेंगे, ऐसा विलयन जिसका विलायक ठोस हो और विलेय जो है ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है। मतलब ये 3 प्रकार का बनेगा। द्रव विलयन मतलब ऐसा विलयन जिसका विलायक द्रव हो और विलेय जो है ठोस, द्रव और गैस कुछ भी हो सकता है। गैस विलयन उसी प्रकार से 3 प्रकार का होगा। अब ये जो यूनिट है वो कहाँ से आगे बढ़ रहा है, वो आगे बढ़ रहा है द्रव विलयन से। मतलब ऐसा विलयन जिसका विलायक द्रव हो और विलेय ठोस, द्रव या गैस हो। अब इससे कैसे आगे बढ़ रहा है ये देखो। देखो अब कहानी कहाँ से आगे बढ़ रहा है, ये कहानी आगे बढ़ रहा है द्रवीय विलयन से। मतलब ऐसा विलयन जिसका विलायक द्रव हो और विलेय जो है ठोस, द्रव और गैस हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि द्रवीय विलयन 3 प्रकार का होगा। ठोस का द्रव में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन, गैस का द्रव में विलयन। अब यहां से हम पढ़े हैं कि गैस का द्रव में विलयन, इसी को हम कहते हैं गैसों की विलेयता, गैसों की विलेयता, ये हम पढ़ चुके हैं। और इसी से आगे बढ़ता है फिर हेनरी का नियम, हेनरी का नियम। कहने का मतलब यह है कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार से कॉम्बिनेशन याद रखोगे तो आपको एग्जाम में कहीं पर से कोई क्वेश्चन पूछ दे तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। विलयन पढ़े, फिर विलयन के प्रकार पढ़े। द्रवीय विलयन के 3 प्रकार हैं। और गैस का द्रव में विलयन हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हम पढ़े हैं गैसों की विलेयता और उसको प्रभावित करने वाले कारक। जब प्रभावित करने वाले कारक हम पढ़ते हैं तो गैसों की जो विलेयता है वो डिपेंड करता है दाब पर, और वहां से आता है फिर हेनरी का नियम। हेनरी के नियम पढ़ते हैं, उसकी सीमाएं पढ़े हैं और उसका अनुरोध पढ़े और उसका अनुप्रयोग पढ़े हैं। अब इसकी स्टोरी खत्म। गैस का द्रव में विलयन की जो स्टोरी है यहां पर खत्म हो गया। अब स्टोरी कहां से आगे बढ़ेगा, ठोस का द्रव में विलयन और द्रव का द्रव में विलयन। ये द्रव का द्रव में विलयन मतलब ऐसा द्रवीय विलयन
जिसमें विलायक भी द्रव है और विलेय भी द्रव है। ठोस का द्रव में विलयन मतलब ऐसा विलयन जिसका विलेय ठोस है और विलायक जो है द्रव है। विलेय ठोस है और विलायक द्रव है। इसमें विलेय और विलायक दोनों द्रव हैं। विलेय भी द्रव है और विलायक भी द्रव है। अब इसकी स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी उसको समझो। इन दोनों के लिए हमको पढ़ना है राउल्ट का नियम। दोनों के लिए हम पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। अब द्रव का द्रव में विलयन, उसके लिए भी हमको राउल्ट का नियम पढ़ना है। ठोस का द्रव में विलयन, उसके लिए भी हमको राउल्ट का नियम पढ़ना है। तो दोनों में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। यहां जो हम द्रव द्रव वाला जो द्रवी विलयन की बात कर रहे हैं, यहां पर दोनों द्रव वाष्पशील हैं। दोनों द्रव वाष्पशील हैं, ध्यान देना। विलेय भी द्रव है और विलायक भी द्रव है और दोनों द्रव क्या हैं? वाष्पशील हैं। तब हम पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। यहां ठोस का द्रव में विलयन बोल रहे हैं, तो ये विलायक तो वाष्पशील है। वाष्पशील मतलब जिसका वाष्प बन जाए, लेकिन ये जो विलेय है ये अवाष्पशील है। ये विलेय है वो अवाष्पशील है। तो दोनों प्रकार के द्रवीय विलयन के लिए हमको पढ़ना है राउल्ट का नियम। अंतर समझ में आ रहा है ना? ऐसा द्रवीय विलयन जिसमें विलेय और विलायक दोनों द्रव हैं, तो दोनों वाष्पशील हैं, तब हम राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। ठोस का द्रव में विलयन मतलब यहां पर जो ठोस विलेय है वो अवाष्पशील है और जो विलायक है वो वाष्पशील है, तब हम राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। अब इसके बाद कहानी कैसे आगे बढ़ेगी? जब हम द्रव प्लस द्रव वाले द्रवीय विलयन की बात करते हैं जिसमें दोनों द्रव वाष्पशील हैं, तो इसके लिए क्या पढ़ेंगे हम? राउल्ट का नियम। और इस राउल्ट के नियम से फिर हम पढ़ेंगे आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। जो राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं उनको हम कहते हैं आदर्श विलयन। आगे पढ़ेंगे डिटेल में। जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते वो कहलाते हैं अनादर्श विलयन। अब ये पालन नहीं करते तो ये फिर से दो प्रकार का होगा। ये दो प्रकार का पढ़ेंगे, एक धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन और एक ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। और इसी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण या एजियोट्रोप बोलते हैं, एजियोट्रोप। तो ये जो द्रव प्लस द्रव वाला द्रवीय विलयन है, इसमें हमको राउल्ट का नियम पढ़ना है। फिर राउल्ट के नियम के आधार पे हमको पढ़ना है आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन। फिर उसके प्रकार पढ़ना है धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। और इसी के अंतर्गत हमको पढ़ना है एजियोट्रॉफ यानी कि स्थिर क्वाथी मिश्रण। फिर इसकी कहानी भी पूरी हो जाएगी। अब कौन बचा? अब बचा ठोस का द्रव में विलयन, मतलब ऐसा द्रवीय विलयन जिसमें विलेय ठोस है और विलायक जो है द्रव है। इसमें हम पढ़ेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म मतलब विलयन के ऐसे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पे निर्भर करते हैं, उसके प्रकृति पे निर्भर नहीं करते। और ये हम पढ़ेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब, परासरण दाब। और इससे आगे हम पढ़ेंगे अपसामान्य आणविक द्रव्यमान, अपसामान्य आणविक द्रव्यमान, और जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे वान ठाप घटक। तो ये पूरे यूनिट की कहानी है। अगर ये पूरी कहानी आपको याद है
तो मुझे लगता है कि आपको किसी भी पॉइंट को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे वांट ऑफ घटक किसे कहेंगे, तो इसका कॉम्बिनेशन कहाँ से है देखते जाओ। हेनरी का नियम याद रखना है, तो हेनरी का नियम किससे संबंधित है, राउल्ट का नियम किससे संबंधित है। मतलब ये स्टोरी आपको याद रखना है अगर बिलियन यूनिट को आपको अच्छे से समझना है। तो आज हम बात करेंगे द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब। अब द्रवीय विलयन में क्या क्या बचा है, ठोस का द्रव में विलयन और द्रव का द्रव में विलयन। तो पहले हम देखते हैं द्रव का द्रव में विलयन के लिए वाष्प दाब हम किसे कहेंगे और राउल्ट का नियम क्या होता है। अभी हम जो द्रवीय विलयन पढ़ेंगे उसमें द्रवीय विलयन का मतलब है जिसका विलेय और विलायक दोनों ही द्रव हो। ऐसा द्रवीय विलयन जिसमें विलेय भी द्रव हो और विलायक भी द्रव हो। अब हमको समझना है ये वाष्प दाब क्या चीज है। और फिर से कह रहा हूं कि आपको वाष्प दाब को अच्छे से समझना है, क्योंकि जब तक वाष्प दाब समझ में नहीं आएगा आगे बहुत परेशानी हो जाएगी। आगे हम इस यूनिट में जितनी भी बातें पढ़ेंगे वो वाष्प दाब पर ही निर्भर करता है, तो आपको वाष्प दाब को अच्छे से समझना है। अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें, शाब्दिक अर्थ, वाष्प दाब का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, वाष्पों के द्वारा आरोपित दाब, वाष्पों के द्वारा आरोपित दाब या लगाया गया दाब। अब कौन से वाष्प, इसी को समझना है। वाष्प दाब का तो सामान्य अर्थ क्या हो गया, वाष्पों के द्वारा आरोपित दाब। अब किन वाष्पों के द्वारा आरोपित दाब को हम वाष्प दाब कहेंगे उसको चलो हम देखते हैं। ये एक बीकर है और इस बीकर में कोई द्रव भरा हुआ है। यहां पर कोई द्रव भरा हुआ है। अभी हम विलयन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल एक द्रव की बात कर रहे हैं। मान लो ये कोई बीकर है, इसमें द्रव भरा हुआ है, तब क्या होगा, गिलास में अगर हम पानी को रख दें और उस पानी को हम आंगन में छोड़ दें, या फिर तालाब का जो पानी है या फिर समुद्र का जो पानी है, उसमें होता क्या है, पानी जो है वाष्प बन के ऊपर उड़ने लगता है। तो वैसे ही हम बीकर में द्रव लिए हैं तो यहाँ पर क्या बनना शुरू होगा, वाष्प बनना शुरू होगा। अगर इसको हम बेल जार से ढक दें, मान लो इसको हम ढक दिए, तो ये द्रव से वाष्प बनेगा और ये वाष्प जो है यहां पर एकत्रित होना शुरू हो जाएगा और तापमान जितना बढ़ाओगे वाष्प की संख्या भी उतना ही बढ़ता जाएगा। तो अभी हम मान लिए कि तापमान स्थिर है, गए स्थिर तापमान है और ये द्रव का वाष्प बन रहा है और ये जो वाष्प है वो द्रव के ऊपर में एकत्रित होने लगा है। अब ये जो द्रव का वाष्प है, द्रव वाष्प, ये जो द्रव वाष्प के अणु हैं इनमें अनियमित गति पाई जाती है। अनियमित या यादृच्छिक या फिर रैंडम गति इन अणुओं में पाया जाता है, अनियमित गति, रैंडम गति। अब ये जो अनियमित गति से आप पढ़े हो, मान लो ये जो द्रव वाष्प का जो अणु है ये अनियमित गति करेगा, मतलब क्या होगा, ये वाष्प के अणुओं से टकराएगा, या फिर यहाँ पर वाष्प है तो ये जो है बेलजार की दीवार से टकराएगा और यहाँ पर कोई वाष्प है तो ये जो है द्रव से टकराएगा। तो जैसे ही वाष्प द्रव से टकराता है तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। मतलब पहले क्या हो रहा था उसको समझना है। पहले हो रहा था वाष्पन, ये बीकर में कोई द्रव लिए और उसको हम बेलजार से ढक दिए तो उसका वाष्पन होने लगा। मतलब ये जो द्रव के अणु हैं वो वाष्प में परिवर्तित होने लगे और कहां पर एकत्रित हो रहे हैं, द्रव के पृष्ठ के ऊपर। इन द्रव के जो वाष्प के अणु हैं उनमें अनियमित गति पाई जाती है, अनियमित या रैंडम। अनियमित गति मतलब ये आपस में टकराते रहते हैं, बेलजार की दीवार से टकराते रहते हैं, द्रव से भी टकराते रहते हैं। ये वाष्प का द्रव से टकराएगा मतलब ये परिवर्तित हो जाएगा किसमें, द्रव में परिवर्तित हो गया, या फिर आपस में भी टकराए तो ये द्रव में परिवर्तित हो गया। तो यहां पर जो हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, संघनन कहेंगे। और संघनन की जो क्रिया है वो वाष्पन की क्रिया के विपरीत है। यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां पर वाष्पन भी हो रहा है और संघनन भी हो रहा है, दोनों साथ साथ हो रहा है।
तो ये जो वाष्प अवस्था है और द्रव अवस्था है, इसके बीच में साम्य अवस्था स्थापित हो जाता है। इसको ध्यान देना, द्रव अवस्था और वाष्प अवस्था के बीच में, इन दोनों के बीच में साम्य अवस्था स्थापित हो जाता है, साम्य अवस्था। और अभी हम जो बात कर रहे हैं वहां पर तापमान जो है स्थिर है, मतलब स्थिर ताप पर। अब अगर इसमें साम्य अवस्था स्थापित हो गया तो द्रव के पृष्ठ के ऊपर में जो वाष्प हैं, ये जो है दाब लगाते हैं, तो इस दाब को हम कहते हैं वाष्प दाब। बहुत इजी है और यहां से हम परिभाषा भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। चलो एक बार और देखते हैं क्या क्या हुआ। ये बीकर में हम पानी लिए या कोई द्रव लिए, तो पानी या द्रव क्या होगा, वो वाष्प में परिवर्तित होते जाएगा। अगर इसको हम बेलजार से ढक दें तो वाष्प कहाँ रहेंगे, द्रव के पृष्ठ के ऊपर में रहेंगे। ये जो वाष्प के अणु है, इनमें अनियमित गति पाई जाती है, मतलब वो आपस में टकराते हैं, बेलजार के दीवार से टकराते हैं, द्रव से टकराते हैं। तो जब ये वाष्प के अणु आपस में टकराते हैं, मतलब संघनन होगा, और संघनन होगा तो वाष्प किस में परिवर्तित हो जाएगा, द्रव में। मतलब यहां पर वाष्पन भी हो रहा है और संघनन भी हो रहा है। तो एक स्थिति ऐसी आती है जब वाष्पन और संघनन के बीच में साम्य अवस्था स्थापित हो जाता है। मतलब ये जो वाष्प है और द्रव है, वाष्प अवस्था और द्रव अवस्था, इसके बीच में साम्य अवस्था स्थापित हो जाता है। और उसी साम्य अवस्था में द्रव के पृष्ठ के ऊपर उपस्थित वाष्पों के द्वारा आरोपित दाब को इस द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। यह किसी एक द्रव के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे विलयन का, जिसमें विलेय भी होगा और विलायक भी होगा। अब इसकी परिभाषा क्या बन गया, वाष्प दाब को हम परिभाषित कैसे करेंगे, स्थिर ताप पर किसी द्रव के पृष्ठ के ऊपर, स्थिर ताप पर किसी द्रव के पृष्ठ के ऊपर द्रव के साथ साम्य अवस्था में उपस्थित वाष्पों के द्वारा आरोपित दाब को वाष्प दाब कहते हैं। स्थिर ताप पर द्रव के पृष्ठ के ऊपर, स्थिर ताप पर द्रव के पृष्ठ के ऊपर द्रव के साथ साम्य अवस्था में उपस्थित वाष्पों के द्वारा आरोपित दाब को वाष्प दाब कहते हैं। बहुत इजी है ना। अब देखो, ये वाष्प दाब मतलब क्या हुआ था, वाष्पों के द्वारा आरोपित दाब। अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें, कैसे याद रखना है, वाष्प दाब मतलब वाष्पों के द्वारा आरोपित दाब। कौन से वाष्प, स्थिर ताप पर द्रव के पृष्ठ के ऊपर, द्रव के पृष्ठ के ऊपर द्रव के साथ साम्य अवस्था में उपस्थित, द्रव के साथ साम्य अवस्था में उपस्थित वाष्प दाब मतलब वाष्पों के द्वारा आरोपित दाब। कौन से वाष्प, तो स्थिर ताप पर द्रव के पृष्ठ के ऊपर द्रव के साथ साम्य अवस्था में उपस्थित वाष्पों के द्वारा आरोपित दाब को वाष्प दाब कहते हैं। तो ये तो हो गया किसी द्रव का वाष्प दाब, द्रव की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे विलयन का वाष्प दाब। अब ये जो वाष्प दाब है वो किन किन कारकों पर निर्भर करेगा। सबसे पहली बात तो ये विलायक के प्रकृति पर निर्भर करेगा। ये निर्भर करेगा विलायक की प्रकृति पर। अब विलायक की प्रकृति पर कैसे निर्भर करेगा, यहां पर हम कोई द्रव लिए हैं और इसी द्रव से बन रहा है वाष्प। ये द्रव के अणु हैं, इनके बीच में आकर्षण बल अगर अधिक रहेगा तो वाष्प की मात्रा अधिक होगा कि कम होगा। देखो सोच करके, यहां पर हम द्रव लिए हैं और द्रव के अणुओं के बीच का जो आकर्षण बल है वो अधिक है, तो वाष्प अधिक बनेगा कि कम बनेगा। वाष्प कैसे बनेगा, इस आकर्षण बल को, बंध को तोड़ करके तो बनेगा ना। तो अगर ये आकर्षण बल प्रबल है
मतलब यहां पर जो वाष्प की मात्रा है वो क्या होगा, कम होगा। अगर ये अणुओं के बीच का जो आकर्षण बल है वो दुर्बल है, मतलब आसानी से टूट जाएगा, और आसानी से टूटेगा तो उस द्रव का वाष्प दाब जो है अधिक होगा। मतलब यहां पर अगर हम दो द्रव ले लिए, ये द्रव ए है और ये द्रव बी है। द्रव ए के अणु है ये, इनके बीच भी आकर्षण बल होगा। द्रव बी के जो अणु हैं इनके बीच भी आकर्षण बल होगा। अब इनका जो वाष्प दाब है वो इन अणुओं के बीच पाए जाने वाले अंतरा अणुक आकर्षण बल पर निर्भर करता है। ये बंध अगर किसकी बात कर रहे हैं, अंतरा अणुक आकर्षण बल, अंतरा अणुक आकर्षण बल की बात कर रहे हैं। अब ये जो अंतरा अणुक आकर्षण बल है ये दुर्बल है, और ये अंतरा अणुक आकर्षण बल जो है प्रबल है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आसानी से टूट जाएगा और उसकी तुलना में इसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये आसानी से टूट जाएगा मतलब इसमें वाष्प आसानी से बनेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि विलायक ए का या द्रव ए का जो वाष्प दाब है वो अधिक होगा, क्योंकि ये जो अंतरा अणुक आकर्षण बल है वो क्या है, दुर्बल है। ठीक है। दूसरे कारक की बात करें तो ये ताप पर भी डिपेंड करता है। ताप पर कैसे डिपेंड करता है, घर में चाय बनाते हो, चाय बनाने के लिए हम पानी लेते हैं और पानी, शक्कर, चाय पत्ती मिलाकर गर्म करते हैं। तो तापमान जैसे जैसे बढ़ते जाता है उसमें वाष्प की मात्रा क्या होती जाती है, बढ़ते जाती है ना। क्यों ऐसा होता है, ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ता है। कारण यह है कि ताप हम बढ़ाते हैं तो द्रव के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाता है, और गतिज ऊर्जा बढ़ता है इसलिए वाष्प दाब बढ़ जाता है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो है अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति। तो अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति, इस पॉइंट को हम देखेंगे जब हम विलयन की बात करेंगे। विलयन मतलब जिसमें विलेय भी होगा और विलायक भी होगा। ठोस का द्रव में विलयन मतलब हमको ऐसा ठोस लेना है जिसका विलेय क्या हो, अवाष्पशील हो। तो ये हो गया द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब, और ये वाष्प दाब आपको अच्छे से समझना है क्योंकि आगे हम इसको बार बार पढ़ेंगे। वाष्प दाब, वाष्प दाब, वाष्प दाब।